कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। चलिए आज चलते हैं एक मनोविज्ञान पे, जो हम संप्रदाय के बारे में बात कर रहे थे उससे आधी की बात आज प्रारंभ करेंगे। जैसा कि हम 2 वीडियो में बता चुके हैं कि मनोविज्ञान का जन्म कैसे हुआ, किस प्रकार से मनोविज्ञान की जो जननी थी वो कौन है। तो मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र तो माना गया है और मनोविज्ञान के जनक अरस्तु तो माना गया है। मनोविज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई? मनोविज्ञान तो सर्वप्रथम कौन सा विज्ञान माना गया? तो मनोविज्ञान तो सर्वप्रथम आत्मा का विज्ञान माना गया और आत्मा के मनोविज्ञान का जनक अरस्तु तो कहा जाता है। अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, रुडोल्फ गोइटलिल, इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा अपने पहले पार्ट में कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने मन या मस्तिष्क का विज्ञान आया। मन या मस्तिष्क का विज्ञान 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक चला, जिसमें मन या मस्तिष्क विज्ञान के जनक तो पाम्पानोजी मनोविज्ञान के जो मन या मस्तिष्क के विज्ञान के जनक हैं वो पाम्पानोजी हैं। उसके बाद मैंने बात की थी चेतना के विज्ञान की, और चेतना के विज्ञान में बात आती है विलियम वुंट साहब की। विलियम वुंट साहब के बारे में मैंने व्यापक विस्तार से चर्चा की थी अपनी लास्ट वीडियो में। उसके बाद मैंने बात की व्यवहारवाद का विज्ञान, व्यवहारता विज्ञान के जनक जेबी वाटसन, जिनका पूरा नाम है जॉन वाटसन साहब, उनके बारे में भी मैंने विस्तृत चर्चा की थी। फिर मैंने अपनी ही दूसरी वीडियो में बताया था कि कौन सा संप्रदाय कैसे आए। तो संप्रदाय में सबसे पहले आया संरचनावाद संप्रदाय। संरचनावाद संप्रदाय जो विलियम वुंट साहब लेते आए थे और जिन्हें 1879 में अंतरदर्शन विधि पर मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जो वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है, उसमें स्थापित की थी। उसके बाद मैंने बताया कि विलियम वुंट से विलियम जेम्स किस प्रकार प्रकारवादी आए। प्रकारवाद के बाद व्यवहारवाद पर हमने व्यापक चर्चा अपनी लास्ट वीडियो में थी। उसके बाद मैंने बताया कि गेस्टाल्टवाद और व्यवहारवाद में क्या डिफरेंस था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और गुजारिश करूंगा कि आप सबसे पहले वो दोनों वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उन दोनों वीडियो में मैंने मनोविज्ञान के सूक्ष्म बातों को बड़े विस्तार से विश्लेषित किया है। मैं कोई टॉपिक बहुत शॉर्ट में नहीं पढ़ाता हूं, इसलिए शॉर्ट में नहीं पढ़ाता हूं ताकि आप आने वाले समय में यूपी टेट, सी टेट या स्टेट में अच्छा स्कोर कर पाएं। और अच्छा स्कोर आप तभी कर पाएंगे जब आप छोटी छोटी बातों को बड़े व्यापक तरीके से, व्यापक पैमाने पर देख पाएंगे। क्योंकि अगर आप छोटी बातों को व्यापक तौर पर नहीं देखेंगे तो हमारा दिमाग ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं। मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मन का विज्ञान है, हम बता चुके हैं, मैंने बात की थी और मैंने लास्ट वीडियो में अपने बताया था कि आज हम बात करेंगे मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय की। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय जो सिगमंड फ्रायड साहब ने दिया है, आज हम सिगमंड फ्रायड के बारे में व्यापक चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि सिगमंड फ्रायड से बहुधा मैंने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा, जीवन की नब्ज किसे कहा, मृत्युत्व क्या कहा, लिबिडो क्या है, अचेतन मन क्या है, अर्धचेतन मन क्या है, चेतन मन क्या है, इद क्या है, इदम क्या है, पराअहम क्या है, इन सब के बारे में मनोविज्ञान की कितनी अवस्थाएं बताई और जो उन्होंने यौन ऊर्जा के बारे में बताया। किस प्रकार से मनोविश्लेषणवाद जो फ्रायडवादी हैं, जो फ्रायड ने जो मनोविश्लेषणवाद दिया वो कहाँ से आया, कैसे आया, किस प्रकार से सिगमंड फ्रायड का जीवन रहा, इनके माता पिता कौन थे, इसके बारे में बड़े पैमाने पर आज चर्चा करने वाले हैं। ताकि आप देखिए क्या होता है, हमारा दिमाग सबसे पहले क्या, सिगमंड फ्रायड को हम क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम सिगमंड फ्रायड तक अपना एक रिलेशन स्थापित नहीं कर पाते हैं, संबंध नहीं बना पाते हैं। कालिदास हमें बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, पाणिनि हमें बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, दिनकर हमें बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ये अपने हैं, हम इनके बारे में जानते हैं। तो जब तक एक हमारा रिलेशनशिप नहीं स्थापित होती है किसी भी शिक्षा शास्त्री के बीच, तब तक हम अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो बात आती है कि हम आज चलते हैं, कोई बहुत बड़ी चर्चा नहीं, हम व्यापक चर्चा पे ये नहीं कहते हैं कि नहीं बहुत ज्यादा समय ले लें, नहीं, मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप तो सबसे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अवेलेबल करा पाऊं। इसीलिए मैं 2-3 बुक्स पढ़ता हूं और उन बुक्स को पूरा देखते, पूरा विश्लेषित करते, नोट्स बनाते आप तो देने की कोशिश करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग भी आप इस वीडियो से नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि आप अगर नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाते पढ़िए। देखिए, जब तक आप नोट्स सिर्फ वीडियो देखने से देखिए नंबर आने वाले नहीं हैं, मैं बार बार ये बात कहूंगा। देखिए, सिर्फ अगर आप सिर्फ आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो में सिर्फ आप तो हाँ डाटा मिलता है, कंटेंट आप तो बहुत मिल जाएगा,
लेकिन हमारा दिमाग तुरंत तो चीजों को ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन थोड़े समय बाद क्या होता है कि हम भूल जाते हैं। तो मेरे साथियों, आप वीडियो देख रहे हैं और मैं पूरा का पूरा कंटेंट आपको ब्लैक बोर्ड पे देता हूं ताकि आपको जो कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बोलता भी हूं, बोलने के बाद पूरा का पूरा लिखता हूं ताकि आप लोग नोट्स बना सकें। नोट्स बनाने से आपको सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी अपनी हैंड राइटिंग से आपको पढ़ने में असुविधा नहीं होती और आपका लिखा हुआ आप जो लिखेंगे वो जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और कोई चीज में जब रुचि आती है तभी हमें अच्छा लगता है। और हम अब आज चलेंगे सरल से कठिन की ओर। हम आज मैगजीम जो लगा रहे हैं, जो हम थ्योरी लगाएंगे, जो हम सिद्धांत लगाएंगे, जो हम विधि लगाएंगे, आज वो है सरल से कठिन की ओर। सबसे पहले तो सरल की बात होती है कि सिगमंड फ्रायड साहब क्या थे। तो सिगमंड फ्रायड क्या थे? तो ये मनोविश्लेषणवाद के जनक थे। कौन थे? तो ये मनोविश्लेषणवाद के जनक थे। मनोविश्लेषणवाद के जनक थे। विश्लेषणवाद के जनक थे। मनोविश्लेषणवाद ये जनक थे। मनोविश्लेषणवाद के जनक थे। सिगमंड फ्रायड महोदय मनोविश्लेषणवाद के जनक थे। और ये कौन थे? तो ये एक तंत्रिका विज्ञानी थे प्रारंभिक में, जिसे हम न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। ये कहाँ थे? इनके बारे में हम बहुत, ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ऑस्ट्रिया के निवासी थे। सिगमंड फ्रायड साहब जो ऑस्ट्रिया के निवासी थे, सिगमंड फ्रायड साहब का जन्म 1856 ईस्वी को ऑस्ट्रिया में होता है। एक थे 7 भाई बहन थे। 7 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। 7 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। बहनों में सबसे बड़े थे। जब हम सिगमंड फ्रायड के बारे में सब जान जाएंगे तो हमें इनसे पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। हम मानते हैं एग्जाम में नहीं आएगा, इन्हें पूछा जाएगा, लेकिन अगर हमें इनके बारे में जानकारी होगी तब हमें जो मनोविश्लेषणवाद जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी हो जाएगी। तो मेरे साथियों देखिए, कोई चीज ऐसी नहीं होती है जो हमारे काम की ना हो। मैं इसलिए एक रिलेशनशिप तैयार कर रहा हूं ताकि आप किसी किसी भी मनोवैज्ञानिक को जब आप तो अच्छी तरीके से जान जाएंगे तब आप तो कोई भी कठिनाई नहीं होगी। सिगमंड फ्रायड में दावा करता हूं, यदि आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो सिगमंड फ्रायड से शायद ही आप तक कोई क्वेश्चन गलत हो। सिगमंड फ्रायड कहाँ के थे? 7 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। ये किस परिवार के थे? तो ये यहूदी परिवार के थे। यहूदी परिवार के थे। सिगमंड फ्रायड का जन्म 1856 ईस्वी तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। वियना नगर शहर वियना, और इन्होंने वियना विश्वविद्यालय से MD वियना विश्वविद्यालय से MD की उपाधि प्राप्त थी। किससे? MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। अब इन्हें MD बना दिया जाता है। उसके बाद ये क्या होते हैं? ये पागलों के डॉक्टर बन जाते हैं। किससे डॉक्टर बनते हैं? ये पागलों के डॉक्टर थे। किससे डॉक्टर थे? तो ये पागलों के डॉक्टर थे। पागलों के डॉक्टर बनते हैं। और ये पागलों के फिर कौन से थे? हमने बताया ना, तंत्रिका विज्ञानी, न्यूरोलॉजिस्ट थे। तंत्रिका विज्ञानी थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने सबसे ज्यादा जो काम किया वो मन पर काम किया। बात करते हैं तो हम आगे बात करने वाले हैं। इन्होंने 3 मन दिए। सिगमंड फ्रायड साहब क्या होता है कि 1873 से 1800 जो इनका जीवन काल रहता है, 1873 से 1800 बात करते हैं 1873 से 1881 तक 7 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। यहूदी परिवार थे। वियना विश्वविद्यालय से इन्होंने MD की उपाधि प्राप्त की। 1856 में इनका जन्म होता है। 1856 में जन्म होता है।
1873 से 1883 में ये महान तंत्रिका विज्ञानी, महान न्यूरोलॉजिस्ट, महान तंत्रिका विज्ञानी अर्नस्ट ब्रूती से मिलते हैं। अर्नस्ट ब्रूती से इनकी मुलाकात होती है। ब्रूती से जब इनकी मुलाकात होती है, जो महान वैज्ञानिक तंत्रिका विज्ञानी थे जिसे न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट थे, उनसे जब इनकी मुलाकात होती है, लगभग 8 साल के पास रहते हैं। फिर इस सन 1881 में एक शोध पत्र प्रस्तुत करते हैं और उस शोध पत्र का नाम होता है हिस्ट्रीशिया। क्या नाम होता है? हिस्ट्रीशिया। हिस्ट्रीशिया में ये बताते हैं कि जो मन के 3 प्रकार होते हैं। मन के 3 प्रकार के बारे में बताते हैं। अर्धचेतन मन क्या है, अचेतन मन क्या है, चेतन मन क्या है, इद क्या है, मतलब जो अहम क्या है, परा अहम क्या है, इस सब के बारे में ये व्यापक चर्चा अपने शोध पत्र में कहते हैं। उसके बाद इन्होंने पुस्तकें लिखी, उन सब के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। पहले आप तो इस चीज का ध्यान देना है कि सिगमंड फ्रायड का जन्म तब हुआ 1856 ईस्वी तो हुआ। 1873 से 1881 में इन्होंने महान तंत्रिका विज्ञानी अर्नस्ट ब्रूती से मुलाकात हुई और 1881 में इन्होंने शोध पत्र प्रस्तुत किया हिस्ट्रीशिया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1938 में ये चले जाते हैं हिटलर थे नाजी विद्रोह के कारण। क्या होता है, हिटलर फ्रायडवादियों से धड़ा करने लगता है और वो सिगमंड फ्रायड से भी धड़ा करता है। सिगमंड फ्रायड को बहुत दबाता है, उसके कारण सिगमंड फ्रायड जी यहाँ से चले जाते हैं और 1939 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1939 में इनकी मृत्यु हो जाती है। सिगमंड फ्रायड जी सिगार बहुत पीते थे। सिगरेट पीने का बहुत बड़ा शौक था और ये सबसे ज्यादा 1931 से इन्होंने तंबाकू खाना प्रारंभ 1931 से इन्होंने तंबाकू खाना प्रारंभ कर दिया था और इनका सबसे बड़ा शौक था तो ये सिगरेट भी पीते थे और सबसे ज्यादा ये सिगार पीते थे। ये सिगार इसलिए पीते थे, कहते थे कि सिगार पीने से काम करने की शक्ति ज्यादा बढ़ती है। अपनी शौक थी, अपनी हॉबी थी, करते थे। सिगमंड फ्रायड ने सबसे ज्यादा जो कार्य किया वो मन के ऊपर किया और इसीलिए इन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया। तो मित्रों, अब आपके समझ में आ गया होगा कि जो है सिगमंड फ्रायड साहब कौन थे, सिगमंड फ्रायड साहब कहाँ से आए थे। तो सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रेलिया और इन्होंने वियना विश्वविद्यालय से एमडी की उपाधि थी और ये पागलों के डॉक्टर थे और इन्होंने पागलों के मन पर अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन पर अध्ययन किया। इन्होंने मन की जो तुलना थी वो एक शिलाखंड से थी जिसके बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं आगे। तो चलिए हम बात करते हैं सिगमंड फ्रायड के आगे के बारे में। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि कभी पूछ दिया जाता है सिगमंड फ्रायड कौन थे। चिकित्सा शास्त्री भी थे, तो सिगमंड फ्रायड कौन थे, इन सब के बारे में अब चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं तो सिगमंड फ्रायड कौन थे। तो सिगमंड फ्रायड बता दिया मैंने आपको, जन्म 6 मई 1856 में। मैंने पूरा नोट्स आपको दे दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट से आपको ये होता है कि आप अगर ये भी इतना भी याद रखेंगे तब भी आपको सिगमंड फ्रायड के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो सिगमंड फ्रायड कौन थे, तो 6 मई 1856 तो वियना ऑस्ट्रिया में सिगमंड फ्रायड का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जोसेफ फ्रायड था और इनके पिता का नाम जोसेफ फ्रायड था और इनकी माता का नाम एमालिया था और ये 7 भाई बहनों में सबसे बड़े थे और इन्होंने एमडी की उपाधि वियना विश्वविद्यालय में प्राप्त की थी। और इनका जो शोध पत्र था 1881 में इन्होंने स्टडीज इन हिस्ट्रिया में मन के 3 प्रकार बताए। ये पागलों के डॉक्टर थे। इन्होंने मन पर विश्लेषण कर मन के 3 भाग बताए जिसे मनोविश्लेषणवाद कहा जाता है। मन या व्यक्तित्व के स्वरूप को गत्यात्मक माना है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे फ्रायड साहब थे, फ्रायड साहब ने कहा है कि मन और जो हमारा व्यक्तित्व है ये परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। ये क्या है, एक गत्यात्मक रूप है, इससे धीरे धीरे परिवर्तन होते रहते हैं। और इनके जो मेन बुक्स हैं, जो सी टेट या यूपी टेट का पसंदीदा
क्वेश्चन बना देती हैं, पूछ दिया जाता है कभी कभी। तो साइको एनालिसिस तीसरी पुस्तक है, इसे कहा जाता है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद तीसरी पुस्तक है। तो मनोविश्लेषणवाद हमारे फ्रायड साहब की पुस्तक है। बात आती है द ईगो एंड इद, तीसरी पुस्तक है। तो द ईगो एंड इद पुस्तक है सिगमंड फ्रायड साहब थे। क्योंकि हम जानते हैं ईगो और इड पर सबसे ज्यादा चर्चा करने वाले जो महान मनोवैज्ञानिक थे वो मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड साहब थे। उसके बाद आती है अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। अचेतन मन तीसरी पुस्तक है। तो अचेतन मन पुस्तक है हमारे महान शिक्षा शास्त्री, महान मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड साहब थे। और सिगमंड फ्रायड साहब 1938 में नाजी विद्रोह जो हिटलर के द्वारा चलाया जाता है उसमें सिगमंड फ्रायडवादियों की आलोचना की जाती है और वहां से ये चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? ये लंदन चले जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है सन 1939 में। और इनका जो मौत थी शौक था, वो इनका शौक था सिगार पीना। आशा करता हूं दोस्तों इस चीज आपको बिल्कुल नहीं लगी होगी, क्योंकि बिल्कुल नहीं है। मैंने भी खोज दी है सारी चीजों की, जिसमें हमने गूगल की सहायता ली और सारी चीजों की सहायता ली, तब जाके मुझे इतना सारा चीजें पता चल पाई है। तो मेरे साथियों, जब आपको मैं नया दे रहा हूं तो मेरी मेहनत आपकी मेहनत दोनों कामयाब हो, इसलिए प्लीज नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि नोट्स बनाने से हमें चीजें याद होंगी। चलिए अब बात करते हैं कि मनोविश्लेषणवाद क्या है। अब बात आती है कि मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद क्या है? तो मनोविश्लेषणवाद की जो उत्पत्ति हुई वो कहां से हुई? तो मैंने बताया कि सिगमंड फ्रायड साहब जो थे वो पागलों के डॉक्टर थे। उन्होंने जब पागलों के मन पर अध्ययन किया तो जब उनकी चिकित्सा थी तब उनके दिमाग में जो बात आया, जो उन्होंने मन के प्रकार बताए, उससे मनोविश्लेषणवाद की स्थापना हुई। तो कहने का मतलब कि चिकित्सा शास्त्र या नैदानिक शास्त्र या नैदानिक अवस्थाओं में या नैदानिक अवस्थाओं से किसकी स्थापना हुई? तो मनोविश्लेषणवाद की स्थापना हुई। अपने शोध पत्र हिस्टीरिया में 1981 में फ्रायड जी साहब ने बताया कि मन या मस्तिष्क एक प्रकार का नहीं होता। मन और मस्तिष्क एक प्रकार का नहीं होता है। मन पर विश्लेषण करके मन के 3 प्रकार बताए, जिसे मनोविश्लेषणवाद कहा गया। तो आप समझ रहे होंगे मनोविश्लेषणवाद किसे कहा गया। जब इन्होंने अपने शोध पत्र हिस्टीरिया में बताया कि मन जो है वो एक प्रकार का नहीं होता, मस्तिष्क से एक प्रकार का नहीं होता, और इसके बाद इन्होंने बताया कि मन के 3 प्रकार होते हैं। मन अचेतन होता है, मन अर्धचेतन होता है और मन चेतन होता है। इसीलिए इनके बात को मनोविश्लेषणवाद कहा गया। फ्रायड ने मन की तुलना बर्फ के शिलाखंड से की। फ्रायड ने मन की जो तुलना है वो बर्फ के शिलाखंड से की। इन्होंने मन तो क्या बताया? मन तो बताया कि वो एक बर्फ के शिलाखंड जैसा है, जिसका जो अचेतन हिस्सा अचेतन हिस्सा होता है वो बर्फ के पानी के नीचे ढका रहता है, और जो उसका चेतन मन होता है वो ऊपर रहता है। तो इससे और इन्होंने फ्रायड साहब ने वो एक अच्छी बात बताई, जो हम स्टूडेंट्स जो हम जब पढ़ाने जाएंगे तो हमें बच्चों पर ध्यान देना है कि यदि किसी बच्चे को यदि अध्ययनशील व सृजनशील, मतलब कहने का मतलब है कि यदि किसी बच्चे को हमें अध्ययन परत बनाना, मतलब वो अध्ययन कर सके, स्वाध्याय कर सके, उसके अंदर सृजनात्मकता का विकास हो, तो उसके लिए हमें क्या जरूरत है कि उसके अचेतन मन को समझना चाहिए। अचेतन मन का मतलब होता है आ प्लस चेतन, मतलब 2 शब्दों से बना। आ का मतलब होता है नहीं, और चेतना मतलब जो जागृत नहीं है। मतलब कि एक ऐसा मन जो जागृत अवस्था में नहीं है, जो हमारी दबित इच्छाएं होती हैं, जो हमारी दंपित इच्छाएं होती हैं, जो हमारी दबी हुई इच्छाएं होती हैं, उनको हम अचेतन मन कहते हैं। तो अब आप समझ जाइए कि मनोविश्लेषणवाद क्या है। तो मनोविश्लेषणवाद की स्थापना जो थी वो चिकित्सा शास्त्र से हुई। 1981 में मनोविश्लेषणवाद के बारे में बताया। और क्या होता है कि उस समय क्या होता 1881 में उधर क्या था कि 1879 ईस्वी में विलियम वुंड साहब ने अपने अंतर्दर्शन विधि पर चेतना के विज्ञान को बढ़ावा दिया था। तो वहां भी उन्होंने कहा, फ्रायड साहब ने कहा था कि जो है फ्रायड साहब ने मन के 3 प्रकार बताए थे। वहां भी मैंने बताया था अपनी लास्ट वीडियो में, वहां बात की थी जब हम अंतर्दर्शन विधि पढ़ा रहे थे, जब हम चेतना के विज्ञान की बात कर रहे थे। वहां भी फ्रायड साहब ने कहा कि चेतना का अध्ययन नहीं, चेतना एक प्रकार से कैसे मान सकते हैं आप, जबकि उन्होंने कहा कि मन के 3 प्रकार होते हैं। तो अब आपके समझ में आ चुका होगा कि मनोविश्लेषणवाद क्या है। अब बात चलते हैं तो इन्होंने जो मन के 3 प्रकार बताए, अचेतन मन क्या है, अर्धचेतन मन क्या है और चेतन मन
क्या है, ईद क्या है, अहम क्या है, पराअहम क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये जो हमने एक चार्ट बनाया है, इस पूरे मॉडल से आप समझ जाएंगे कि क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। इधर है ईदम, ईड जिसे हम इदम बोलते हैं हिंदी में, ईदो जिसे अहम बोलते हैं, सुपर ईदो जिसे हम पराअहम बोलते हैं। जो फ्रायड साहब हैं उन्होंने बताया कि जो व्यक्तिता अचेतन मन होता है, जो व्यक्तिता अचेतन मन होता है उसमें भावनाएं होती हैं, संवेद होते हैं, व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां होती हैं, यौन ऊर्जा होती है, दम्भित इच्छाएं होती हैं, अमर्यादाएं होती हैं, अनैतिक होता है। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति के अंदर, जो व्यक्ति का आचरण बाहर नहीं आता है, जो उसकी सारी इच्छाएं अंदर रहती हैं, अंदर स्थित रहती हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर डर होता है, भय होता है, क्रोध होता है, घृणा होती है, ईर्ष्या होती है। कहने का मतलब संवेदों का भंडार उसके दिमाग में होता है, लेकिन वो तभी भी बाहर थोड़े ना प्रकट करता है। वो बाहर तब प्रकट करता है, वो बाहर प्रकट करता है जब उस पर कोई ना कोई फोर्स दिया जाता है, बल दिया जाता है या उत्साया जाता है। हमने देखा होगा कि जब कभी कभी नार्को टेस्ट दिया जाता है या व्यक्ति पुलिस के द्वारा पिटाई दी जाती है, तो वो सारी चीजें जो उसके अंदर जो दबी हुई होती हैं वो भी तो बोल देता है। कहने का मतलब कि जो हमारी दमित इच्छाएं हैं, हम अनैतिकता का भंडार क्या है, तो अनैतिकता का भंडार है हमारा अचेतन मन। हमें गलत करने के लिए कौन उकसाता है, हमारा अचेतन मन कहता है कि गलत करो, क्योंकि ये आनंद के नियम पर चलता है। इसका जो आधार होता है ये हमेशा आनंद की खोज में रहता है, आनंद की खोज में रहता है। इसका कोई समाज से मतलब नहीं होता। ये हमेशा हमें प्रेरित करता है। जो फ्रायड साहब बताते हैं, जो अचेतन मन होता है ये हमारी भावनाओं को प्रेरित करता है, इसके अंदर संवेद होते हैं, ये मूल प्रवृत्तियों को हमारी जागृत करता है, ये यौन ऊर्जाओं को उकसाता है, ये दमित इच्छाओं से, अमर्यादाओं से। तो इसे तो हर समय क्या चाहिए, आनंद चाहिए। इसे क्या चाहिए, हर समय आनंद चाहिए, और ये जन्मजात होता है। और व्यक्ति का 90% जो है, जो मन है, जो दिमाग है, वो किससे भरा होता है, तो वो अचेतन मन होता है। क्योंकि व्यक्ति में हम देखते हैं, हम भी तो हैं, आप भी हैं, प्रैक्टिकल करते देख लो क्या होता है। हम बहुत देखते हैं कि हमारे अंदर की सारी इच्छाएं तो हम प्रकट थोड़ी ना कर देते किसी के सामने हम अपनी सारी इच्छाएं थोड़ी ना प्रकट करते हैं। हम क्या करते हैं, हम हमेशा देखता होंगे, हम नैतिकता के नियम, समाज द्वारा जिन चीजों को स्वीकार किया गया है, समाज ने जिन चीजों को मान्यताएं दी हैं, हम सबसे ज्यादा वही चीजें करते हैं। कहने का मतलब हमारा व्यवहार हमेशा तैसा होता है, चेतना पर आधारित होता है। तभी तभी क्या होता है, हम ड्रिंक कर लेते हैं, अल्कोहलिक जब हो जाता है, हम नशे में होते हैं, तब हमारा जो हमारा चेतन मन होता है वो काम करना छोड़ देता है। और जो हमारा अर्धचेतन मन है, चेतन मन और अचेतन मन के बीच की जो कड़ी है, जो अर्धचेतन मन है, इसका क्या है, इसका मेन काम है कि जो हमारी इच्छाएं हैं, जो दंपति ऊर्जाएं हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, संवेद हैं, भावनाएं हैं, इन्हें बाहर आने से रोकता है। क्योंकि ये वास्तविकता के नियम पर चलता है, ये किसके नियम पर चलता है, ये वास्तविकता के नियम। इसका कोई काम नहीं होता है। आपने बहुधा देखा होगा कि आप जब कोई काम करना चाहते हैं, गलत काम करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, तो हमेशा 2-3 चीजें आपके सामने टकराती होंगी। एक चीज कहती होती नहीं करना चाहिए, एक कहती करना चाहिए, और एक कहती ऐसा किया तो क्या होगा। मतलब कहने का मतलब ये क्या है, ये वास्तविकता हमें दर्शाती है, ये हमें बताती है कि किस प्रकार से समाज वास्तविकता में इसका परिणाम क्या होगा। किस प्रकार से हम उलझ भी तो सकते हैं, अगर कोई गलत काम हम करेंगे तो हम उलझ भी तो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि ये क्या है, ये हमारा राइडर होता है। लेकिन अगर हम इसकी बात मानते हैं, लेकिन ये राइडर तो होता है, इसका कोई काम नहीं होता। अगर ये वाला मन हम पे ज्यादा हावी हो जाता है, बात तो समझिए आप, कि अगर अचेतन मन ज्यादा हावी हो जाता है तो अर्धचेतन अचेतन मन की बात मान लेता है। और यदि चेतना हमारी जागृत रहती है, तो मतलब जो चेतन मन जागृत रहता है तो अर्धचेतन चेतन के साथ हो जाता है। ये साथ किससे रहता है, इसे समझ लो स्वार्थी आदमी। इधर जिसका पलड़ा भारी देखा, जिसके तरफ देखा तो इसके साथ बहुमत है, ये अर्धचेतन मन सीधे बहुमत के साथ हो जाता है। अगर चेतन मन ने ज्यादा जोर दिया तो ये चेतन के साथ हो जाता है। इसका अपना तो ये अस्तित्व नहीं होता, बस ये हमारे जो बीच थे इस प्रकार से, जो इस तरीके से इन सब तो देखने से रोकता है। ये क्या करता है, इन जो अंदर हमारी जो संवेद हैं, जो यौन ऊर्जाएं हैं, मूल प्रवृत्तियां हैं,
जो भावना है, जो संबोध है, संवेद है, इन सब तो क्या करता है, इन सब तो ये सामान्य नहीं देख सकता, इन सब तो रोकता है, क्योंकि हम अपनी बातें कहीं बता थोड़े देते थे मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन हाँ, हम बता देते हैं जब हम पे कोई फोर्स दिया जाता है, हमें तारीफ के द्वारा उत्साहिया जाता है, हमें प्रशंसा के द्वारा उत्साहिया जाता है, या हम पे कोई बल लगाया जाता है, या हमें नार्को टेस्ट दिया जाता है किसी टेस्ट के द्वारा, तब हम क्या करते हैं, अपने अचेतन मन की भी बातें बता देते हैं। कहने का मतलब है तो अर्धचेतन जो है वो अर्धचेतन किसी के साथ नहीं होता है, ये हमेशा वास्तविकता पर आधारित होता है। अचेतन मन क्या होता है, अचेतन मन हमेशा आनंदवादी होता है, ये सुखवादी होता है, ये जो है ये तार्किक होता है, ये तर्क करता है। अचेतन मन जो ज्यादा जागृत होता है, 90% ऐसे व्यक्ति आपने देखे होंगे जो बहुत तार्किक होते हैं, क्योंकि उनका अचेतन मन बहुत ज्यादा जागृत होता है, जो ज्यादा तर्क करते हैं। तो अचेतन मन जो है वो विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण मन है। विद्यार्थियों को अगर हमने बताया तो विद्यार्थियों को अगर अध्ययनशील बनाना है, उनके अंदर सृजनात्मकता का विकास करना है, उनके संवेदों को जानना है, उनकी इच्छाओं को जानना है, उनकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनको जानना है, तो हमें विद्यार्थियों के अचेतन मनता क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि जब हम विद्यार्थियों के अचेतन मनता अध्ययन करेंगे तब हमें उनके अंदर छिपी दमित इच्छाएं पता चल जाएंगे, उनके अंदर कौन से विचार हैं उसके बारे में पता चल जाएगा, उनके संवेद पता चल जाएंगे, कौन सा डर है, भय है, घृणा है, ईर्ष्या है, क्रोध है, इप्सा है, तो जितने भी हमारे हैं उन सब के बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। लेकिन जो चेतन मन होता है ये क्या होता है, ये नैतिकवादी मन होता है, ये नैतिकवादी मन होता है, ये आदर्शवादी होता है, ये आदर्शवाद पर चलता है, ये यथार्थवादी होता है, ये यथार्थवाद पर चलता है। कहने तो मतलब तो ये वास्तविकता पर चलता है, और ये जो होता है इसमें नैतिकता का भंडार होता है। चेतन मन में क्या होता है, चेतन मन में नैतिकता का भंडार होता है, आदर्शों का भंडार होता है, इसमें नैतिकता का, आदर्शों का और जो वास्तविकता होती है उसको स्वीकार करता है। लेकिन हम क्या होते हैं, तभी तभी जब हम पे अचेतन मन हावी हो जाता है और हम अर्धचेतन की बात ना मानते, जब हम अचेतन मन की जो हमारी इच्छा है उनको बाहर लेते हैं, आनंद की खोज में निकल जाते हैं, तो तभी तभी हम गलती भी कर सकते हैं। कहने का मतलब कि वास्तविक जीवन में भी हमें फ्रायड साहब, तो इसीलिए मुझे फ्रायड साहब बहुत बहुत प्रिय हैं। और आपने देखा होगा पढ़ाने के समय भी मैं चीजें खोजते लाया, तो मुझे फ्रायड बहुत ही मेरे फेवरेट हैं। मुझे फ्रायड को पढ़ना एक अलग चीज सुधार अनुभूति होती है, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इन्होंने जो चीजें बताई हैं वो वास्तव में व्यवहारीकरण में बहुत अच्छी हैं। देखिए क्या होता है, हम कोई भी काम करना चाहें, अगर गलत होता है फिर भी हम तभी तभी कर लेते हैं, क्योंकि हम अपने अंदर से अचेतन मन की बात नहीं सुनते। हम क्या होता है, हम अचेतन मन पर ध्यान ही नहीं देते थे, हमारा अचेतन मन क्या रहा और हम कार्य करने लगते हैं। तो कहने का मतलब हमें व्यवहार में भी हमें परिवर्तन, देखिए मनोविज्ञान सिर्फ अगर एग्जाम के लिए पढ़ना इतना महत्वपूर्ण नहीं, हर चीज में लागू करिए ना मनोविज्ञान। छोटे बच्चों तो खिलाते समय देखिए, छोटे बच्चा क्या क्रियाएं करता है, अगर छोटा बच्चा लोग कहते हैं ना पूछते पैर पालने में पता चल जाते हैं, तो छोटे बच्चे में अगर वो जिज्ञासु प्रवृत्तिता है, मैंने 2-3 साल से मैं भी मनोविज्ञान 3 साल से लगभग पढ़ रहा हूँ मनोविज्ञान, तो मैंने 3 साल में देखा है छोटे छोटे बच्चों में क्या होता है, उनके अंदर अपनी चीज के लिए आकर्षण होता है। और जो होशियार बच्चे होते हैं वो कहीं सफर करेंगे तो पूछेंगे ये क्या है, तो मतलब उन कहने का मतलब उनका हर समय दिमाग चलता रहता है, ये क्या है मम्मी, ये कैसे हुआ पापा, ये कैसे हुआ, चीजों को तोड़ डालते हैं फिर उन्हें बनाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं चीजों को तोड़ेंगे और बनाएंगे नहीं, छोड़ देंगे, जब तक कुछ बच्चे होंगे पहले तोड़ते हैं फिर उसे फिर जोड़ते हैं। तो कहने का मतलब उनके अंदर क्या है, उनके अंदर रचनात्मकता है, सृजनात्मकता है। और तो कहने का मतलब कि उनके अगर अचेतन मन को देखा जाए, अचेतन मन का अध्ययन किया जाए, तो हम बहुत सारी चीजें उन बच्चों के बारे में जान सकते हैं जिसका अध्ययन सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब कि हम पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारीकरण भी तो करें। मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है, भाभी बताया ना, फ्रायड वाटसन साहब ने बताया कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है, और जब व्यवहार का विज्ञान है तो उसे हम व्यवहार में सही करें ना। तो ये तो हमारे हो गए मन के प्रकार। मन के जितने प्रकार बताए 3 प्रकार, और जो हमारा अर्धचेतन मन है, या ना तो अचेतन मन और चेतन मन के मध्य की तड़ी है, मध्य की अवस्था है। ये क्या है, तीसरी बातें अचानक भूल जाना। हम क्या होते हैं कभी कभी भूल जाते हैं, या हतलाना, हिचकिचाना, हेजिटेशन, ये सब क्या होता है, ये अर्धचेतन के कारण होता है। अब बात आती है ईड क्या है, इच्छाओं का भंडार। ईड क्या है, इसमें इच्छाएं
तमाम प्रकार की इच्छाएं भरी हुई होती हैं। अनैतिक तरीके से संतुष्टि प्रदान करना, क्योंकि ये तो आनंद के नियम पर चल रहा ना, तो कहने का मतलब भ्रष्टाचारण या कुछ भी मान लो, तो क्या होता है अनैतिक तरीके से क्या करना, हमें अनैतिक तरीके से संतुष्टि प्रदान करना। हम क्या करते हैं, व्यक्तिता होता है, व्यक्तित्व जो होता है जिसके अंदर ईड ज्यादा होता है, ईड ज्यादा होता है, वो क्या करता है अनैतिक तरीके से संतुष्टि प्रदान करता है अपने आप को। ए क्या होता है, इच्छाओं का भंडार होता है। ईड क्या होता है, ईड इच्छाओं का भंडार होता, इच्छाओं का भंडार होता है। अनैतिक तरीके से संतुष्टि प्रदान करना, अनैतिक तरीके से संतुष्टि प्रदान करना, अनैतिक तरीके से संतुष्टि अनैतिक तरीके से संतुष्टि मिलती है। मतलब कहने का मतलब इसमें इच्छाओं का भंडार होता है और अनैतिक तरीके से क्या करना, अपनी सारी चीजों को पूरा करना, अपनी जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा करना, कैसे भी हो, चाहे शाम मतलब कहने का मतलब चाहे गलत तरीके से, चाहे अच्छे तरीके से, चाहे नैतिकता से हो, चाहे वास्तविकता से हो, लेकिन बस कहने का मतलब, और चाहे अनैतिकता से हो, कैसे भी हो हमें शुद्ध मिले। मतलब कहने का मतलब ये जो ईड जिसका पर्सनालिटी होती है, जो ईड जिसके अंदर ईड ज्यादा होता है वो क्या करता है, उसके अंदर इच्छाओं का भंडार होता है, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। और ये अब हम बात कर रहे हैं, इधर व्यक्तित्व है, इधर क्या है, ये व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व है, और इधर क्या है, ये मन है। मन की तो हम बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व क्या है, ईड वाले जो है, जो इच्छाओं का भंडार होता है, अनैतिक तरीके से संतुष्ट, और यह आक्रामक होता है। यह क्या होता है, यह आक्रामक होता है, यह क्या होता है, आक्रामक होता है, आक्रामक होता है, आक्रामक होता। ऐसा जिसका व्यक्तित्व होता है वो आक्रामक होता है। और ये जो होता है ये व्यक्तित्व का निचला स्तर होता है। व्यक्तित्व का कैसा होता है, निचला स्तर होता है। कहने का मतलब ये व्यक्तित्व का निचला स्तर होता है। अब बात करते हैं, यह जो अहम होता है, जो अहम होता है यह व्यक्ति को बचाने का कार्य करता है। मतलब व्यक्ति तो सम्मान, व्यक्ति तो बचाने का कार्य करता है, व्यक्ति तो बचाने का कार्य करता है, करता है। जो अहम होता है ये व्यक्ति तो बचाने का कार्य करता है। और यह जो होता है यह व्यक्ति का घनिष्ठ मित्र होता है। अहम जो व्यक्ति तो होता है, अहम होता है, ये घनिष्ठ मित्र होता है। फ्रायड देते हैं कि जो व्यक्ति के अंदर जो अहम होता है ये हमें क्या करता है, हमें प्रतिष्ठा की प्राप्ति दिलाता है। मतलब कहने का मतलब कि अहम जो होता है ये व्यक्ति का घनिष्ठ मित्र होता है। और ये जो होता है इसके अंदर विचार होते हैं, अनुभव होता है, ज्ञान होता है, विश्वास होता है। मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो अहम होता है इसमें अहम ज्ञान होता है, विश्वास होता है, अनुभव, इन सब का समावेशन होता है। उसके बाद बात करते हैं सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होता है, ये व्यक्तिता जो होता है ये, और जो ये ईगो अहम होता है ये मध्य स्तर का है, ये कैसा है, मध्य स्तर का। और जो सुपर ईगो है, सुपर ईगो तो कह सकते हैं एज ए आध्यात्मिकता, जिसके अंदर आध्यात्मिकता होती है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, वो क्या होता है, वो सुपर ईगो होता है। सुपर ईगो का व्यक्ति जो होता है वो विवेकी होता है, वो अच्छे कार्य करता है, वो मर्यादित काम करता है, उसमें नैतिकता होती है, उसमें यथार्थवादी होता है, वो आदर्शवादी होता है, सुशांतवादी होता है। मतलब कहने का मतलब कि उसमें वो एक व्यक्तित्व का सबसे बड़ा जो मानस का जो उच्चतम स्तर है, जो व्यक्तित्व का सबसे मनुष्य का जो सबसे बड़ा स्तर है, उस स्तर को कौन प्राप्त करता है, जिसके अंदर सुपर ईगो होता है। तो ये जो मानस का है, जो मनुष्य का है, मनुष्य का उच्चतम स्तर है, वो सुपर ईगो है। इनके बारे में जो एक टॉपिक को पूरी तरीके से मैं आगे समझा रहा हूं, आप देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरी कोशिश अच्छी लग रही हो, तो वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारा चैनल, ताकि और लोग जुड़ सकें, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। मैं इतनी मेहनत करता हूं, आप लोगों के साथ जुड़ता हूं, इतना सारा कंटेंट आप तो बिल्कुल नए अंदाज से लाता हूं। यूट्यूब पे मैंने भी देखा है, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, लेकिन अगर इस तरीके से आपको मिलता है तो बताइएगा। अगर अच्छा लगे, मेरी मेहनत अच्छी लगे, तब आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं कि किस तरीके से इन्होंने मन और व्यक्तित्व के बारे में, तो चार्ट के बारे में अब हम नोट्स बनाते हैं, आपको दे देते हैं। उसके बाद बात यह है मन और व्यक्तित्व। मैंने पूरा आपको उस चार्ट के माध्यम से समझा दिया। उसके बाद नोट्स मैंने वादा किया था आपको हर चीज रिटर्न में दूंगा, नोट्स यहां भी दे रहा हूं। उसके बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको PDF मिल जाएगी। बस आप मेरे
आप टेलीग्राम पर जाइएगा और डालिए स्टडी प्लेज, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां आप सर्च कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। बाकी बेहतर यही है कि आप पीडीएफ ना लेकर अपने आप अगर बनाएं, चीजों को देखें, तब आप तो ज्यादा अच्छा। मेरे अनुमान थे, मेरा जो अनुभव है 2-3 साल का लगभग, उसके अनुसार अगर तुम आप बनाते हैं तब ज्यादा बेटर है। वैसे आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। अचेतन मन क्या है? आनंदवादी है, आनंद से सिद्धांत पर कार्य करता है, शुद्ध की खोज करता है, तर्क करता है, मतलब तो ये आनंदवादी है, शुद्धवादी है और तार्किक है। विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण, अगर शिक्षक तो चाहिए तो विद्यार्थियों तो जानकारी लेना, उसके पूरे आचरण के बारे में जानकारी लेना है, तो उसके अचेतन मन का अध्ययन किया जाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों में अचेतन मन की प्रधानता होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें 30 मन की प्रधानता होती है। प्रश्न पूछ लिया जाए तो उसमें प्रश्न बनता है अचेतन मन, उसका उत्तर होगा अचेतन मन। चेतन मन क्या होता है? चेतन मन जो होता है वो नैतिकवादी होता है, नैतिकता के आधार पर चलता है, आदर्शवादी होता है, क्योंकि इसमें आदर्श शामिल होते हैं, जीवन के मूल्य शामिल होते हैं, जीवन की प्रवृत्तियां शामिल होती हैं, वो प्रवृत्तियां शामिल होती हैं जो समाज के द्वारा स्वीकार की जाती हैं। कहने का मतलब कि जो व्यवहार, जो आचरण, जो प्रवृत्तियां, जो मूल्य समाज के द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो नैतिकवादी होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, यथार्थवादी होते हैं। यथार्थ का मतलब होता है सेम टू सेम, मतलब जैसा जैसा। सामाजिकरण में भूमिका, भाई नैतिकवादी ही जो चेतन मन होता है यही तो हमारे सामाजिकरण में भूमिका अदा। सामाजिकरण में भूमिका, समाज में किसकी भूमिका होती है? समाज में भूमिका होती है चेतन मन की, क्योंकि जो व्यक्ति चेतन होता है वो समाज में जो आदर्श स्वीकृत किए गए, जो मूल्य स्वीकृत किए गए, जो नीतियां बना दी गई हैं, जो नीतियां बना दी गई हैं, उन सब तो स्वीकार किया गया है समाज के द्वारा, और उन पर आधारित क्या होता है? हमारा चेतन मन आधारित होता है। चेतन मन क्या होता है? आदर्शों का भंडार होता है, नैतिकता का भंडार होता है। अर्ध चेतन मन क्या होता है? चेतन मन व अचेतन मन के मध्य की अवस्था है। जो अर्ध चेतन मन है वो चेतन मन और अचेतन मन के मध्य की अवस्था है। मतलब कहने का मतलब है कि जो अचेतन मन और चेतन मन के बीच जो मध्यस्थता करता है, जो मध्य का हिस्सा है, वो हमारा अर्ध चेतन मन है। फिर बात आती है ईड क्या है? ईड यहाँ त्रात्मक होता है, अनैतिक तरीके से संतुष्टि, इच्छाओं का भंडार है। ईगो क्या है? ईगो यह व्यक्तित्व बचाने का कार्य करता है। ईगो क्या करता है? यह व्यक्तित्व बचाने का कार्य करता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है? ईगो जो है, जो व्यक्तित्व मतलब हर तरीके से अर्थात व्यक्तित्व जो है हर तरीके से सिक्योर करता है। तो कहने का मतलब जो ईगो है इसमें विचार, अनुभव, ज्ञान, विश्वास आदि शामिल होते हैं। सुपर ईगो क्या होता है? ये आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करता है और ये व्यक्तित्व का विवेक होता है। तो साथियों अब हम बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से मन और व्यक्तित्व में क्या सिगमंड फ्रॉइड ने क्या क्या बताया है। उसके बाद सिगमंड फ्रॉइड के बारे में आज इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो मेरे साथियों, अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी हो, अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को, स्टडी प्लेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी साथियों तक पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं हम मनोविज्ञान की शाखाओं के साथ कि कौन सी मनोविज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो कल वाली वीडियो देखने के लिए आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।